आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मीन्स अगर हम रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद क्या बनती थी हमारे पास? ट्रांसपोज। तो अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, property 2, if any two rows of a determinant are interchanged, then sign of a determinant changes. It means अगर हम किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। इट मीन्स अगर वो पहले पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगी और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करके फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -3। अब हमने दो रो इंटरचेंज करी है। इंटरचेंज का मतलब आपस में बदल दिया है उनको। तो यहाँ इंटरचेंज के लिए ये एरो का साइन रहेगा, डबल एरो का। इट मींस R2 चेंज हो रहा है R3 के साथ और R3 की जगह आ रहा है R2। तो जैसे यहाँ सेकंड रो क्या थी? 2 3 4, तो सेकंड रो क्या बन जाएगी? अब थर्ड रो। तो बन गई थर्ड रो 2 3 4 और सेकंड रो पर आ गई 5 6 7। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे रो इंटरचेंज करने के बाद, तो वो आ रही है +3। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। एक बार रोज को या कॉलम को किसी को भी आप इंटरचेंज करते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? RI इंटरचेंज टू RJ या CI इंटरचेंज टू CJ। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 3। ये काफी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0। यानी कोई दो रो या कॉलम, कोई दो कॉलम आपस में सेम हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल हो जाए तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट हमने लिया, इसमें सेकंड रो R2 एंड R3 हैव सेम एलिमेंट्स, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अगर हम, तो क्या आएगी आपके पास? 1 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 दैट इज 30 माइनस 30, फिर -2 इंटू, तो 4 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 24 माइनस 24, +3 इंटू, फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 4 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4 मीन्स 20 माइनस 20, तो ये आ गया 0। तो आपके पास सेकंड रो और थर्ड रो सेम थी यहाँ पर, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे कोई भी दो रो अगर आपके इक्वल हो जाती हैं, सेम हो जाते हैं उनके एलिमेंट्स, तो आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column of a determinant is multiplied by a constant k, किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं then its value gets multiplied by k। अब जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें a अगर कोई मैट्रिक्स था और 2a करते थे तो 2a का मीन्स होता था कि उसकी सभी रो और कॉलम्स में, यानी कि सभी एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि डिटर्मिनेंट में
ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के। किसी एक रो या कॉलम में अगर हम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है। यानी अगर हम एक रो में 2 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही थी वो डबल हो जाएगी। पहले अगर 10 थी तो अब 20 हो जाएगी, सिर्फ एक रो में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो हम एक ही रो की बात करेंगे या एक कॉलम की बात करेंगे। जैसे मान लिया हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड को ले लिया है, और अब k टाइम्स हमने फर्स्ट रो में k टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया है जिसके बाकी दो रो सेम है, लेकिन फर्स्ट रो में हमने k से मल्टीप्लाई करी है कांस्टेंट से। वो हमारे पास बन गया डिटर्मिनेंट b। अब हमें यहाँ पर शो करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर k जो है ये कॉमन आया है, यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी बन गई है इसकी, k कॉमन लिया और ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू आपकी k टाइम्स होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a के, सिर्फ एक रो में ही मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से अगर सेकंड रो में करेंगे किसी और कांस्टेंट से, मान लिया m से करते हैं तो m यहाँ पर और बन जाएगा m k हो जाएगा। थर्ड रो में n से करते हैं तो m n k हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, इसका बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेने में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उतने टाइम्स हमारे पास हो जाती है, इसलिए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी इसका यूज करने पर। जैसे एक और इसका यूज ये है कि अगर प्रोपोर्शनल्स हैं दो रो आपस में या दो कॉलम प्रोपोर्शनल्स हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, जैसे एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 8 10 12 है। तो यहाँ पर R2 और R3 को देखोगे तो R3 क्या है, ट्वाइस है किसका, R2 का। ठीक है, तो अगर हम R3 में से 2 कॉमन ले लें तीनों एलिमेंट्स में से, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 की जगह बन जाएगा 4, 10 की जगह आ जाएगा 5 और 12 की जगह आ जाएगा 6। तो आप देखोगे सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों इक्वल हो गई हैं, आइडेंटिकल हो गई हैं, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये प्रॉपर्टी 3 थी कि इनकी अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी 5 में कहती है इफ सम or all element of a row or column of a determinant are expressed as sum or more items, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। किसी एक रो, जैसे यहाँ पर R1 है, एक रो को हम दो एलिमेंट्स के सम के रूप में लिख रहे हैं, एक एलिमेंट को या सभी एलिमेंट को। जैसे यहाँ पर तीनों एलिमेंट है तो एक एलिमेंट भी हो सकता था, यहाँ तीनों एलिमेंट है a प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा एंड c प्लस अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले पार्ट में जो टर्म का फर्स्ट एलिमेंट है वो ले लेंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और सेकंड डिटर्मिनेंट में टर्म का सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। तो ये बन जाएगा ए बी सी, सेकंड रो थर्ड रो सेम रहेगी, प्लस यहाँ प्लस था तो प्लस लिया, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, और फिर सेकंड टर्म का सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो है अल्फा 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 पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया ये डिटर्मिनेंट। तो आपको इस प्रॉपर्टी का भी यूज होगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ब्रेकअप करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 6 इफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पर दो रो को आपस में कैसे मर्ज करना है या कॉलम को कैसे मर्ज करना है वो आप देखते हैं इस प्रॉपर्टी में। इफ टू ईच एलिमेंट of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same। यानी एक रो को दूसरे रो के मल्टीपल के साथ ऐड करके
अगर हम चेंज कर दें तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑपरेशन को लिखेंगे कैसे? मान लिया हमने जर्नल ऑपरेशन लिखा है आर आई, आई फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कोई भी हो सकती है। आर आई चेंजेस टू, अब सिर्फ आर आई को चेंज कर रहे हैं तो एरो एक ही तरफ लग रहा है, इंटरचेंज नहीं है ये। तो आर आई चेंजेस टू, सिर्फ एरो एक तरफ है। और आर आई में क्या चेंज करा है हमने? आर आई के साथ ऐड कर दिया है के टाइम्स आर जे। अब ये आर टू भी हो सकता है, आर थ्री भी हो सकता है आर वन के साथ, ठीक है। इसी तरह से कॉलम के लिए सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे। अब ये चेंज करने पर डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मान लिया कि पहला डिटर्मिनेंट है जर्नल ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो ये मान लिया हमने। अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिया है बी, जिसमें हमने चेंज करा है आर वन को। यहाँ पर आर वन को किस तरह से चेंज करा है? आर वन प्लस के आर टू, आर वन प्लस के आर टू। आर वन है आपके पास, उसके एलिमेंट है ए बी सी, तो आर वन में ऐड करा, तो यानी ए के साथ ऐड करा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ही होगा, सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे। के टाइम्स आर टू यानी के टाइम्स पी। तो हमारे पास अब हमने आर वन के एलिमेंट, नया जो मैट्रिक डिटरमिनेंट बना है उसको क्या बना दिया हमने? ए प्लस के पी, ए प्लस के टाइम्स आर टू, ए प्लस के पी। फिर सेकंड एलिमेंट को चेंज करा बी प्लस के क्यू, थर्ड एलिमेंट सी प्लस के आर, के से मल्टीप्लाई करी ऐड कर दिया, ठीक है। आर टू में के से मल्टीप्लाई करी और आर वन में ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी कि सारा ऐड हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड थर्ड के साथ। तो ये नया डिटर्मिनेंट हमारे पास बना है। अब हमें ये शो करना है कि हमने ये जो डिटर्मिनेंट बनाया है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए के इक्वल ही होगी, यानी कि वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी, उसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस के पी। तो फर्स्ट रो को आप ब्रेक कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, प्लस फॉर्म में आपने लिख दिया, दो बना दिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट, पहले एलिमेंट्स के साथ ए पी एक्स फर्स्ट कॉलम, फिर बी क्यू वाई सेकेंड कॉलम, फिर सी आर जेड थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे आपका टर्म का, तो बन जाएगा के पी पी एक्स, के पी पी एक्स, के क्यू क्यू वाई, के क्यू क्यू वाई, के आर आर जेड, के आर आर जेड। ये प्रॉपर्टी 5 से हमने ब्रेक कर लिया। प्रॉपर्टी 4 में कहता है कि कॉमन ले सकते हैं, तो हमने फर्स्ट रो में से के कॉमन ले लिया। यहाँ पर के कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा पी क्यू आर, सेकेंड रो भी क्या बन गई? पी क्यू आर, और दो रो यहाँ पर आइडेंटिकल हो गई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो। तो यहाँ पर हो गया के इंटू जीरो, ये प्रॉपर्टी 3 थी। तो जीरो से यहाँ पर जीरो आ गया, तो क्या बचा? सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो बी की वैल्यू डिटर्मिनेंट की ए के इक्वल आ गई है, ये इसका प्रूफ है। यानी अगर हम ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, तो उससे डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस नेगेटिव इंटीजर के साथ करोगे तो माइनस भी आ जाएगा, और के टाइम्स करने का मतलब है आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1/2 से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि if more than one operation like Ri changes to Ri plus KRJ is done in one step, care should be taken to see that a row that is affected in one operation should not be used in another operation। जैसे अगर हम R1 में चेंज कर रहे हैं एक ऑपरेशन में, और एक ही स्टेप में हम एक से ज्यादा ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, तो अगर हम R1 में चेंज कर रहे हैं तो उस स्टेप में फिर हम R1 का यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एक साथ, ठीक है। अगर C1 में चेंज कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में C1 का यूज नहीं करेंगे। एक ही स्टेप में दो स्टेप आप यूज कर सकते हो, लेकिन जिसको चेंज कर रहे हो रो या कॉलम को, उसका यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
1 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का ही यूज करना है आपको यहाँ पर। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हम C1 कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दें तो x प्लस ए यहाँ है और ये भी x प्लस ए बन रहा है, तो हम C1 में चेंज कर देते हैं कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में चेंज करा हमने C1 प्लस C2, यानी कॉलम 1 को नया कॉलम क्या बन गया, कॉलम 1 अब जो पहले कॉलम था C1 और C2 को ऐड करने के बाद। तो ये पहले कॉलम थे x और यहाँ था a, तो x प्लस ए हमारे पास कॉलम 1 बन गया नई वैल्यू का, नए डिटर्मिनेंट का। फिर नेक्स्ट y प्लस बी, नेक्स्ट z प्लस सी, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करा है, तो सेकंड कॉलम था ए बी सी, वो हमने एज इट इज लिख लिया, और थर्ड कॉलम x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी है, वो भी हमने एज इट इज लिख लिया। अब आप देखोगे कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 3, टू कॉलम्स, यहाँ पर C3 होगा, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पर C1 और C1 एंड C3 कॉलम्स आर आइडेंटिकल है, ये वाला और ये वाला, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बन गई है, 0 बन गया है। ये प्रॉपर्टी 3 पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी हमें यही काम करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड नहीं करना है और प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। ठीक है, अगर एक्सपेंड करना होता तो हम क्या करते, हम तीनों को ऐड कर देते, ऐड करने पर 0 0 0 बन जाता एक कॉलम या एक रो, और तो 0 हो जाता, तो वो काम नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं करना है हमें। तो हमने क्या करा, C1 को चेंज करा C1 प्लस C2 में। ठीक है, C1 को चेंज करा है C1 प्लस C2 में, यानी कि इन दोनों कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो बचा A माइनस सी। ये हमारा क्या बन गया, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट A माइनस सी। इन दोनों को ऐड करा B माइनस सी प्लस C माइनस ए, तो बन गया B माइनस ए, यहाँ पर आ गया कॉलम फर्स्ट में का सेकंड एलिमेंट। फिर C माइनस ए प्लस A माइनस बी, तो यहाँ A कैंसिल हो गया, C माइनस बी बचा, वो यहाँ पर आ गया C माइनस बी। बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं करा है। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ A माइनस सी है कॉलम 1 में और कॉलम 3 में है C माइनस ए। क्या फर्क है, नेगेटिव का, तो हमने -1 क्या करा, कॉमन ले लिया, यानी कि आप कह सकते हो -1 हमने C1 से कॉमन लिया। तो -1 कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर तीनों एलिमेंट बदल जाएंगे, ये बन जाएगा C माइनस ए, ये बन जाएगा A माइनस बी, और ये बन जाएगा B माइनस सी, और नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हम देखेंगे तो C1 और C3, फिर से C1 और C3 आइडेंटिकल है, यहाँ C2 लिखा गया है, टाइपिंग एरर, C1 एंड C3 आइडेंटिकल होने से डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है हमने, जैसा एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा था। आप प्रॉपर्टी का ही यूज करा है कि अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंड करे बिना ही आपको प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। तो यहाँ देखोगे, अब आपको रिलेशनशिप देखना है यहाँ पर, तो अब क्या करें, अगर 65 में से 2 माइनस करें तो 63, 7 का मल्टीपल बन रहा है। 75 में से 3 माइनस करें 72,
ये भी 8 का मल्टीपल बन रहा है, इसी तरह से 9 का मल्टीपल आएगा यहाँ पर। तो पहला स्टेप हमारे पास यही करना है कि हम C3 को चेंज करें। C3 को चेंज करें किसमें? C3 माइनस C1। तो डिटरमिनेंट हमने लिख लिया पहले। अब C3 को चेंज करना है, तो C1 और C2 को चेंज नहीं करना है, तो उनको एज इट इज लिख लेंगे पहले ही। तो 2 3 5 C1 लिख लिया, 7 8 9 C2 लिख लिया। तो इनमें कोई चेंज नहीं करा है, C3 में चेंज करा है, और वो क्या है? C3 माइनस C1। तो 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72 एंड 86 माइनस 5 दैट इज 81। ये आपके पास C3 नया कॉलम C3 बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे ये सभी C3 9 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या करें, हम 9 कॉमन ले लें हम लोग यहाँ पर। तो अब हमारे पास नया जो C3 बनेगा 9 कॉमन लेने के बाद, वो आ जाएगा 7 8 9। C1 और C2 को एज इट इज नोट कर दिया। तो अब ये नया डिटर्मिनेंट जो बना, इसमें आप देखोगे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बोथ आर आइडेंटिकल, और प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई? 0। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। बिना एक्सपेंशन के आपको यहाँ पर प्रूव करना है 1 प्लस बी सी ए ब्रैकेट बी प्लस सी एंड सो ऑन, इसी तरह से दिया हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या करा, C3 को चेंज करा दोबारा से, और C3 को क्या चेंज करा है? C3 प्लस C2, इन दोनों को ऐड करके हमने C3 बनाया है। यानी कि C1 और C2 में कोई चेंज नहीं करा है, तो उसको पहले ही आप लिख लीजिए C1 और C3 को। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AB, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मीन्स CA, और फिर यहाँ पर BC को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? AB प्लस BC, और फिर यहाँ से आया CA। तो पहला एलिमेंट बन गया AB BC CA। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट के लिए B के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से आएगा AB, फिर सेकंड आएगा BC, फिर ये बन गया CA। तो यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA। इसी तरह से थर्ड वाले में इनको ऐड करेंगे तो यहाँ भी AB, इन दोनों के साथ BC, और ये मिलके CA। तीनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया हमने AB प्लस BC प्लस CA, तो हमारे पास बन गया 1 1 1। यहाँ से C1 और C3 क्या हो गए? आइडेंटिकल। तो दो कॉलम आइडेंटिकल होने से इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन गई? 0, और 0 के मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। इसीलिए ओवरऑल पूरी वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, सेम क्वेश्चन है। प्रूव दैट दिस वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर 0 ना आके डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आपको करना है, एक्सपेंड नहीं करना था। तो जो वैल्यू आ रही है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आ रही है। हमने क्या करा, इधर देखते हैं। इनको अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या एलिमेंट बन रहे हैं? ए बी सी, यानी कि आपको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करें, पहले साइक्लिक ऑर्डर में है एलिमेंट। ये देखोगे ए बी बी सी सी ए करके इस तरह से एलिमेंट बन रहे हैं, पी क्यू क्यू आर, है ना, आर पी। तो साइक्लिक ऑर्डर में है। तो हम क्या करें, पहले R1 को चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। पहला स्टेप हम ये करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, यहाँ पर लिख लिया, और फर्स्ट स्टेप करा हमने, R1 को चेंज करा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 और R3 को आप पहले ही लिख लीजिए। ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, इसको एज इट इज लिख लिया। इनको ऐड करा तीनों को, तो इन तीनों को एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, R1 R2 R3। तो A प्लस ए, यहाँ से आएगा 2A 2B 2C, तो बन गया ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। इसी तरह सेकंड एलिमेंट बन गया ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, और यहाँ से बन गया ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z। तो 2 कॉमन आ गया फर्स्ट रो में से, उसको हमने बाहर लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा A
ए प्लस बी प्लस सी पहले रो में, फिर आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, फिर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें, आर टू को चेंज करें, अब की बार आर वन माइनस आर टू, ये अगर हम चेंज करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। माइनस करने पर सी भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ बी, सिंगल एलिमेंट। इसी तरह से सेकंड में आपके पास बचेगा क्यू, और थर्ड वाले में यहाँ माइनस करेंगे तो जेड एक्स को छोड़ के क्या बचेगा? वाई। तो हमने दो स्टेप यहाँ पर एक साथ करते हैं। R2 को चेंज करा है तो R2 का यूज हम इस वाले स्टेप में नहीं करेंगे। R2 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 माइनस करा तो आपके पास बच गया P, फिर Q, फिर Y। और एक और स्टेप कर देते हैं, R3 को भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ, R1 माइनस R3, R1 में से R3 को माइनस कर लें तो AB को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? C, यहाँ C आ गया। PQ हटाएंगे तो बचेगा R, XY हटाएंगे तो बचेगा Z, ये आ गया। तो आप जो आपको प्रूव करना था उसकी दो रो आपको मिल चुकी है। थर्ड रो के लिए आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, या R1 में से R2 को भी माइनस कर दो और R3 को भी माइनस कर दो, B को भी हटा दो, C को भी हटा दो, क्या बचेगा? A। तो हमने आप क्या स्टेप रहेगा? R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3, यहाँ पर ये करना पड़ेगा हमें। तो ये B और C हट जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ A। माइनस करने पर यहाँ से Q और R हटेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर तो बचेगा P, और यहाँ बचेगा X। तो ट्वाइस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ये आपके पास बन जाएगा। यही राइट हैंड साइड थी, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, अब यहाँ विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं जहां जरूरत होगी। ठीक है, तो ऐसी जगह में आप क्या करोगे? मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि जितने जीरो हमें मिल जाए उतना अच्छा है, या कोई प्रॉपर्टी और लग जाए हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखते हैं क्या बनता है। ये हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया यहाँ पर। तो क्या बन गया ये? अब इसमें से हम R1 R2 R3 में से माइनस कॉमन ले लें, तीनों में से -1 R1 में से, -1 R2 में से, -1 R3 में से, तो बन जाएगा -1 की पावर 3। ठीक है, और इनके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे सबके। हो गया 0 माइनस ए, और माइनस बी का बन गया प्लस बी, फिर यहाँ पर माइनस ए का बन गया प्लस ए, 0 प्लस सी, फिर आ गया माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक, अब हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ी थी कि वहां पर रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम रो और कॉलम को यहाँ पर इंटरचेंज कर दें, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, ट्रांसपोज कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, तो 0 माइनस ए बी, ये क्या बन गया आपका? फर्स्ट कॉलम। 0 माइनस ए बी, सेकंड कॉलम बन गया A0C, A0C सेकंड कॉलम बन गया, माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, ये थर्ड कॉलम बन गया। ठीक, अब आप देखोगे ये तो हमारे पास क्या था, जो हमने डिटर्मिनेंट गिवन था हमें वही है, तो हमने इस पूरे की जगह क्या रख दिया? अपना डिटर्मिनेंट ही रख दिया है। -1 की पावर 3 मतलब -1। अब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 0 को, 0 आएगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 आ गई। यानी जो आपने डिटर्मिनेंट लेके चले थे उसकी वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर 0 आ रही है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये एलिमेंट दिया है और लिखा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको प्रूव करना है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखोगे R1 में सब में से a कॉमन लिया जा सकता है, R2 में से b कॉमन लिया जा सकता है, और R3 में से c कॉमन हम ले सकते हैं। तो हमने ये काम करा,
अब R1 में से A कॉमन लेने पर बचा माइनस ए बी सी, यहाँ पर R2 में से B कॉमन लेंगे तो A माइनस बी सी, और R3 में लिया तो ए बी माइनस सी। अब हम मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जितने जीरो हम बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखोगे R1 प्लस R2 को हमने ऐड कर दिया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। इससे क्या होगा, माइनस ए प्लस ए जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी ये भी जीरो हो जाएगा, दो जीरो हमें मिल गए R1 को चेंज करने पर, और C प्लस सी 2C। R2 R3 में कोई चेंज नहीं करा है, एज इट इज लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 0 0 1 यहाँ पर बन रहा है 0 0 करके, तो उसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो ये जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, फिर सेकंड टर्म भी जीरो, थर्ड टर्म में आएगा 2C इंटू, तो इस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा, 2/2 का, ये a माइनस बी ए बी। ठीक है, तो बाकी दो वैल्यूज तो जीरो हो ही गई थी दो टर्म, तो बचा 2C माइनस प्लस माइनस प्लस आता है, तो ये थर्ड टर्म में प्लस आएगा, तो 2C इंटू 2/2 का ये डिटर्मिनेंट बचा है यहाँ पर, a माइनस बी ए बी। इसको एक्सपेंड कर लो तो ए बी और माइनस माइनस प्लस ए बी, तो बन गया 2ab यहाँ से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो 2 इंटू 2 4, बाकी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, और ये रिजल्ट भी आप इसको याद कर लेंगे, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछते हैं वहां पे, एक तरह से ये आइडेंटिटी है आपके डिटर्मिनेंट में, कि अगर ये दिया हुआ है आपको 1 1 1 रो में या कॉलम में, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर 1 1 1 की जगह रो में 1 1 1 दिया हो और ये इंटरचेंज हो रखे हो, तो भी वैल्यू यही आएगी। तो अगर इस फॉर्म में है कि 1 1 1 फिर ए बी सी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आएगी a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये आपको प्रूव करना है अभी, तो अभी प्रूव करके फिर इसको रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं, ताकि आप कंपटीशन में कर पाए और थोड़ा टाइम कम लगे वहां कैलकुलेशन में। तो कैसे करेंगे, आप जीरोस बनाएंगे यहाँ पर, पहले दो जीरो बना लेंगे हम लोग, तो हम यहाँ कर सकते हैं R2 और R3 को चेंज कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जीरो बन जाए, 1 माइनस 1 करने पर जीरो आता है, तो यही काम हम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया, R2 को चेंज करा R2 माइनस R1, और R3 को भी चेंज करा R3 माइनस R1। ठीक है, तो R1 में कोई चेंज नहीं करा है, उसको एज इट इज लिख लो, 1a स्क्वायर पहले लिख लिया। R2 में चेंज करा है R2 माइनस R1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करा, 1 माइनस 1 0, b माइनस ए सेकेंड एलिमेंट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिख लिया। फिर R3 को चेंज करा R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, c माइनस ए सेकेंड, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ से आएगा, ये लिख लिया। अब यहाँ आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी और ए प्लस बी होती है, तो इसको ब्रेकअप कर दिया आइडेंटिटी से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह लिख दिया बी माइनस ए बी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह लिख दिया सी माइनस ए सी प्लस ए। अब R2 में देखोगे तो b माइनस ए कॉमन आ सकता है, और R3 में से c माइनस ए कॉमन आ सकता है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, b माइनस ए एंड c माइनस ए। तो यहाँ बच गया b माइनस ए कॉमन लेने पर क्या बचा है, यहाँ R2 में, R1 में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ बचा 1, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा b प्लस ए। सिमिलरली c माइनस ए कॉमन लेने पर यहाँ सेकेंड 1, और नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट c प्लस ए। अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी, सेकेंड और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म बचेगी 1 इंटू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये 2/2 का ये डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं 2/2 का, तो 1 इंटू, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू, और 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सी माइनस बी आ जाएगा। हमें जो प्रूव करना था वहाँ बी माइनस सी था, तो माइनस यहाँ से लेंगे तो बी माइनस सी बन जाएगा। और एक सी माइनस यहाँ पर था बी माइनस ए, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बन जाएगा। दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दो नेगेटिव्स आने के बाद, तो ये इंटरचेंज हो गए। अब ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड की इक्वल। इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी है, आपको एक और आपको लर्न करना है क्यूब के लिए। ये सेकंड पार्ट में करके दिया है। क्यूब में आपको 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अगर होता है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां भी आप क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। ठीक है, वहां हमने कॉलम में जीरो बनाए थे, यहाँ रो में जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो हम सीधा सीधा कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया और पहले स्टेप में C1 माइनस C3 करा, तो फर्स्ट में जीरो आ गया आपके पास, 1 माइनस 1 जीरो, फिर A माइनस सी और ए क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आ गया। C2 को चेंज करा, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, B माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और थर्ड कॉलम एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक है, इसी तरह से बी क्यूब माइनस सी क्यूब में लगा दिया तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फर्स्ट कॉलम में ए माइनस सी कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम में बी माइनस सी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर लिख लेंगे ए माइनस, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, ये बच गया हमारे पास ए माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन लेने के बाद। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे जीरो, तो ये आपका फर्स्ट 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड होगा, तो 1 के साथ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ये 2/2 की डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास, 1 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये वैल्यू प्लस में, माइनस ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। माइनस में आप करेंगे तो सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ सी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर, यहाँ से बी सी, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए सी। इन दोनों को साथ में ले लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, और इसको आइडेंटिटी लगा दिया, तो आपके पास आएगा बी माइनस ए बी प्लस ए। इन दोनों में से सी कॉमन ले लिया तो आएगा बी माइनस ए। तो आप यहाँ पर बी माइनस तो आप यहाँ पर b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। अब b माइनस ए कॉमन लेने पर यहाँ है b प्लस ए बचेगा और इस वाले टर्म में c आएगा सिर्फ, तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर इनको रीअरेंज कर दिया तो आपके पास बन गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ पर b माइनस ए है, इसको हमने क्या लिखा, a माइनस बी यहाँ पर, तो एक नेगेटिव आया, b माइनस सी एज इट इज, फिर हमने a माइनस सी को क्या लिखा, c माइनस ए, तो यहाँ पर एक नेगेटिव और आया कॉमन लेके, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वो। तो ये अरेंज हो गया आपके पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही आपके प्रूव करना था राइट हैंड साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। अब एक्चुअल में ये 8th का ही रूप है, आप चेंज करेंगे तो 8th क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। चेंज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आप देखोगे पहले वहां कॉमन आ रहे थे, यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें, फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ एक्स वाई जेड बन जाएगा। सेकेंड रो में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स वाई जेड। थर्ड रो में z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स वाई जेड बन जाएगा। तीनों सेम एलिमेंट आएंगे तो हम कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर
फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई करा है तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेकंड रो में y से मल्टीप्लाई करा तो y से डिवाइड भी करना पड़ेगा, थर्ड रो में z से मल्टीप्लाई करा है तो z से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड अब क्या आएगा, कॉमन। कॉमन लेंगे तो कॉलम में क्या बनेगा, 1 1 1 बचेगा, और ये एक्स वाई जेड आपने कॉमन ले लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोबारा से। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बना वो 1 1 1 इस फॉर्म में आ गया। ये आपके पास अब एट्थ का थर्ड पार्ट समझ लीजिए इसको, वो बन जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है अब देखते हैं। यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी, आपको जीरो बनाने होंगे पहले, है ना, 1 1 1 दिया है तो आपको जीरो बनाने होंगे, 2 जीरो बन जाएंगे आपके पास यहाँ पर, उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहला जीरो बनाने के लिए R2 को चेंज करा R2 माइनस R1, और R3 को चेंज करा R3 माइनस R1। तो R2 में R1 में कोई चेंज नहीं करा, R2 को चेंज करा और R3 को चेंज करा है। यहाँ पर दो आइडेंटिटी लग रही है आपके पास, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगा दी, और क्यूब वाली आइडेंटिटी इन वाले टर्म्स में लगा दी है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ से y माइनस एक्स R2 में से कॉमन आ रहा है, जीरो में से भी y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, और R3 में z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और जो बचा है वो लिख लिया, और उसके बाद अब एक्सपेंड कर देंगे इसको। एक्सपेंड करेंगे किसके, कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 सॉरी कॉलम 3 में, कॉलम 3 में एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर कॉलम 3 में एक्सपेंड करने से क्या होगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी आपके पास, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 by 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और ये इनको आप मल्टीप्लाई करना होगा, y प्लस एक्स की जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जेड प्लस एक्स की वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पर टर्म्स की, तो इसलिए अलग कलर से लिख दिया है। जब आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई जेड स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से एक्स जेड स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर जेड। इसी तरह सेकंड में, तो यहाँ पर कुछ प्लस में और कुछ माइनस में कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे जो सेम कलर में है। ठीक है, ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, एक्स वाई जेड यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, और देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर जेड यहाँ प्लस में है और ये माइनस में, इसी तरह से एक्स क्यूब यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए। जो ब्लैक वाली टर्म्स है वो वाली आपके पास बचेंगी यहाँ पर, 1 2 3 4, ये टर्म आप लिख लेंगे आगे। तो ये हमने यहाँ लिख लिया, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। ठीक है, तो जो ब्लैक वाली टर्म्स में इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ वाई जेड स्क्वायर है या माइनस जेड वाई स्क्वायर है, तो जेड वाई या वाई जेड कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म्स में से। तो इन दोनों टर्म में वाई जेड कॉमन लेने पर क्या बचेगा, जेड माइनस वाई, और जो ब्लू में लिखी गई है इनमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई। तो जेड माइनस वाई यहाँ से और यहाँ दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ कितना बचेगा, जेड प्लस वाई, और यहाँ बचा वाई जेड। इसको अंदर प्रोडक्ट कर लो तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और यहाँ भी रीअरेंज कर लो तो आपके पास नेगेटिव वही हटा देंगे आप, तो बनेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये साइक्लिक ऑर्डर में, इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, ये आपको दिया हुआ है और आपको इसको शो करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया, यहाँ पर आप देखोगे तीनों को ऐड करते हैं, अगर हम तीनों टर्म्स को C1 की, है ना, कॉलम 1 की,
तो क्या बन रहा है 5x प्लस 4 आ रहा है, ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। तो पहला स्टेप हम यही करते हैं कि हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में। R2 और R3 को चेंज नहीं करेंगे तो उनको पहले ही आप लिख लीजिए ताकि गलती ना हो। तो R2 R3 को हमने पहले एज इट इज लिख लिया और यहाँ पर R1 में हमने ऐड करके लिखा तीनों टर्म्स को। तो इन तीनों को ऐड करा, R1 की फर्स्ट टर्म बन गई। इन तीनों को ऐड करा, R2 की फर्स्ट टर्म बन गई। इन तीनों को ऐड करा, R3 की फर्स्ट टर्म, R1 की थर्ड टर्म बन गई। ठीक है, तो ये बन गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। इसको आप कॉमन ले लोगे 5x प्लस 4 को, तो बचेगा 1 1 1। अब जब 1 1 1 आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे और फिर एक्सपेंड कर देंगे। तो 2 0 यहाँ पर बना लेते हैं। किस किस को, C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C3 में और C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3 में। ये दो ऑपरेशन हमने लगा दिए। C1 को चेंज करा C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x ये भी 0 और 2x माइनस x माइनस 4, तो बचेगा x माइनस 4, वो हमने लिख लिया। C2 को चेंज करा C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, इसको चेंज करा तो यहां से आएगा 4 माइनस x, यहां पर माइनस करा तो x माइनस 4। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा 0, 4 माइनस x, x माइनस 4, x माइनस 4। और 4 माइनस एक्स आपने फिर कॉमन ले लिया किस में से, इस C2 में से। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा माइनस 1 क्योंकि आपने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है। अब इसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। तो आपको बचा 0 1, यहाँ से x माइनस 4 और माइनस 1, माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसको माइनस x प्लस 4 आ जाएगा, तो ये भी 4 माइनस एक्स बन जाएगा। एक 4 माइनस एक्स पहले से है तो स्क्वायर हो गया, तो आपके पास आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट y प्लस के y और लिखा है इसको प्रूव करना है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये हमें प्रूव करना है। तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के आ रहा है, तो जैसे इसे फर्स्ट पार्ट में था अगर हम ऐड कर रहे थे तो 5x प्लस 4 बना था वहां पर, यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3y प्लस के बन रहा है। तो फिर से हम वही स्टेप लगाएंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 में। ठीक है, तो बन गया 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, R2 R3 को एज इट इज लिख लेंगे। अब 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया 1 1 1, बाकी एज इट इज। अब 0 बनाने होंगे हमने, तो C1 को चेंज कर लिया C1 माइनस C3 और C2 को चेंज कर लिया C2 माइनस C3। सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जो ऑपरेशन वहां फर्स्ट पार्ट में लगाए थे सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी लग रहे हैं। तो C1 माइनस C3 करा तो देखते हैं क्या आता है। C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस y यहाँ पर 0 और फिर y माइनस के, तो क्या बचेगा माइनस के। फिर C2 को चेंज करा यहाँ पर ये लाने के लिए C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 ये 0, y प्लस के माइनस y, तो बचेगा के, y माइनस के, तो यहाँ भी माइनस के आ गया है आपके पास। अब आपने एक्सपेंड कर दिया रो 1 के अलोंग, तो ये हट जाएगा, ये रो और ये कॉलम हट के बचेगा आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट 0 के माइनस के। इसका एक्सपेंड कर लीजिए मल्टीप्लाई, प्लस के स्क्वायर बन जाएगा। यही राइट हैंड साइड थी, हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, by using properties of determinant show that this determinant is equal to a plus b plus c का होल क्यूब। तो यहाँ देखोगे आपको
राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अगर हम एलिमेंट्स कॉलम वाइज ऐड करें तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c करें तो a प्लस बी प्लस सी बन जा रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यही ऑपरेशन लगाते हैं, इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने का मतलब हम रो 1 में चेंज करते हैं। रो 1 चेंजेस टू r1 plus r2 plus r3, then add the corresponding elements। बाकी दोनों रोज में कोई चेंज नहीं करना है r2 और r3 में, तो उनको एज इट इज लिख लिया। अब तीनों को ऐड कर दिया, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c, इनको ऐड करा, ये भी a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को ऐड करा, दैट इज ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 1 1, और उसके बाद हम दो जीरोस बनाते हैं। वही ऑपरेशन जो पहले करे हैं वैसे ही यहाँ भी C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C3 में, C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3 में। यहाँ पर चेंज करने के बाद देखोगे C1 में C1 माइनस C3 करा है तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b दैट इज ऑल्सो 0, 2c माइनस c प्लस a प्लस b दैट बिकम्स a प्लस b प्लस c। C2 को चेंज करा, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, b minus c minus a minus 2b becomes minus times a plus b plus c। 2c minus c plus a plus b it becomes a plus b plus c। थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख लिया है। ठीक है, अब एक्सपेंड करेंगे तो ये R1 के अलोंग, तो ये रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, माइनर बचेगा हमारे पास 2/2 की डिटर्मिनेंट, इसको लिख लेंगे। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये डायरेक्ट 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इट बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक ए प्लस बी बाहर है तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट में इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब ये प्रूव करना है। तो सेम ऑपरेशंस यहाँ लगाएंगे हम लोग, लेकिन अब की बार इनको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। देखो अब तो R1 ऑपरेशन नहीं लग रहा है, अब की बार C1 ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे हमें, यानी कि इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये पहला ऑपरेशन हमारे पास रहेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लिया हमने, फिर पहला ऑपरेशन लगाया हमने C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इनको ऐड करा हमने कॉरस्पॉन्डिंगली, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड तीनों। ठीक है, इस ट्वाइस को कॉमन ले लेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 1 1। अब एलिमेंट्स 1 1 आने के बाद हमें दो जीरोस बनानी होंगी यहाँ पर, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो ये दो जीरो बना लेते हैं, R2 को और R3 को। यहाँ पर R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1, R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R1। ठीक, तो पहले स्टेप में R2 को चेंज करा, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, ये आ गया। इसमें से 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, y माइनस वाई इट बिकम्स 0। R3 को चेंज करा, R3 माइनस R1 1 माइनस 1, ये आ गया 0, x माइनस x इट बिकम्स ऑल्सो 0, फिर 2y माइनस वाई, तो y बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये रो 1 के अलोंग रो और कॉलम दोनों डिलीट हो जाएंगे, और 2/2 की डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगी एक्सपेंड करने पर। ये इसके शॉर्टकट्स हैं, और यहाँ पर आपको इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा, एक पहले से है तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, दैट इज राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, by using properties of determinant show that this determinant is equal to 1 minus x cube का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है 1 माइनस एक्स आएगा तब, और इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये आएगा, है ना।
तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो यही हमारा पहला ऑपरेशन रहेगा जिसमें ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से हमें हिंट मिल गया। अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखा, फिर C1 को चेंज करा हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 में। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों में बन रहा है। इसको कॉमन ले लेंगे C1 में से, C2 C3 में कोई चेंज नहीं करा है। तो यहाँ 1 1 1 आ गया। 1 1 आने के बाद क्या करते थे, दो जीरोस बनाएंगे। तो R2 को चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R1, R3 को चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R1। तो R2 में 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। 1 माइनस एक्स यहाँ आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर लिख दिया। R3 को चेंज करा, 1 माइनस 1 R1 के साथ 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर लिख दिया। और नेक्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक, अब इनमें ये आपके पास बन गया। आपको यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इस एलिमेंट में आप x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स। इस एलिमेंट में भी x कॉमन लेने पर x माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ा सा आइडेंटिटी यहाँ पर लगा लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमने, आप देखोगे यहाँ पर इनमें जब आप आएंगे इस स्टेप में, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स R2 में से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स R3 में से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स ले रहे हैं तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। ये आ गया आपके पास माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स दोनों R2 R3 में से कॉमन ले लिया है। तो ये 1 प्लस एक्स और इंटू एक्स आ गया है आपके पास। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 के अलॉन्ग रो और कॉलम दोनों डिलीट हो गए, ये माइनर आपके पास बच जाएगा 1 एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर एक 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब। तो एक 1 माइनस एक्स बचा है, इन दोनों को ऊपर ऑपरेट करा तो ये वैल्यू आई। इसमें भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया है और ये होल स्क्वायर आ गया है। 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ गया। यही राइट हैंड साइड बन गई हमारे पास। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 13. By using properties of determinant, show that this determinant is equal to 1 plus a square plus b square का whole cube. इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आप हिंट की तरह इसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे अब तक हम कर रहे थे डायरेक्ट ऐड करने पर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा है। जैसे हम इसको ऐड करें तो भी नहीं आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करें तो भी नहीं आ रहा है बी स्क्वायर हमारे पास। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट ये याद रखना पड़ेगा कि हम क्या करें, पहले कॉमन लेंगे या आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, बी से मल्टीप्लाई करा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आप बी से मल्टीप्लाई करके तब ऐड करें। ठीक है, तो R1 को हमने चेंज करा R1 प्लस बी R3, ये दोनों, क्योंकि b से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर बन जाएगा R3 में। तो इन दोनों को R1 को चेंज कर रहे हैं जब R3 में b से मल्टीप्लाई करके। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इस एलिमेंट में R3 में जब कर रहे हैं मल्टीप्लाई b से, तो माइनस 2ab और ये बना प्लस 2ab, ये बन जाएगा 0। यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करा, यहाँ ऑलरेडी b है तो b कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा जब ऐड करेंगे, तो -2 प्लस 1 इट बिकम्स माइनस, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तीनों में से माइनस भी कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, R2 को चेंज कर लेते हैं हम। R2 को देखोगे तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab बनेगा, वो माइनस करने पर 0 बनेगा। ठीक है, तो 2ab माइनस 2ab 0 आ गया ये। इसके बाद a से मल्टीप्लाई करी यहाँ पर और फिर सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करके
आएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट, यहाँ पर बी से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉमन आएगा, फिर 2 माइनस 1 तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखोगे R1 और R2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो दो रो में से कॉमन लेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा दो रो में। तो पहले वाले में यहाँ एलिमेंट 1 बना, यहाँ 0 और यहाँ बचा माइनस बी। सेकेंड रो में चेंजेस आ गए, 0 ये कॉमन ले चुके हैं, 1 ये कॉमन ले चुके हैं तो ए। थर्ड रो में एज इट इज लिख लिया हमने, ठीक है। और 0 यहाँ पर कोई बन नहीं रही है, आप देख सकते हो। तो एटलीस्ट आपको एक्सपेंड करने से पहले, आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे एग्जाम में भी, आपको एटलीस्ट 2 ऑपरेशन तो आपको यूज करने ही है, ठीक है। 2 3 आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको 2 तो करनी ही है। ये नहीं कि क्वेश्चन शुरू में लिया और वहीं से एक्सपेंड कर दिया उसको, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज नहीं होंगी तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर और जीरोस नहीं बन पाएंगी तो आप क्या करेंगे, अब एक्सपेंड कर सकते हैं। तो रो 1 या कॉलम 1 किसी के अलोंग आप एक्सपेंड कर लीजिए। तो हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करा है यहाँ पर, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ये एज इट इज लिख लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 इंटू, तो रो कॉलम डिलीट कर दिया, ये बचेगा 1a माइनस 2a इंटू दिस, माइनस R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई 0 होती है, उसको छोड़ दिया हमने। फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे तो माइनस बी इंटू, अब इसके अलोंग, इस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम दोनों डिलीट कर दी तो ये माइनर बचेगा 0 1 2 b माइनस 2a, ये ले लिया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो ये 0 माइनस 2b और ये बन जाएगा प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 2b स्क्वायर आ गया आपके पास प्लस में, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया हमारा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, by using properties of determinant show that this value is equal to 1 plus a square plus b square plus c square। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ अब हमें 1 प्लस ए स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि अब हमें ए बी सी यहाँ पर आप कह सकते हो कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला स्टेप हम देखते हैं, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। तीनों में से पहले रो में से R1 कॉमन लेंगे, दूसरे में से R2 और तीसरे में से R3 हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर में से ए आ जाएगा एक, और यहाँ पर 1 बाई ए बन जाएगा। यहाँ ए कॉमन ले लेंगे तो बी रिमेनिंग रहेगा, ए कॉमन लेने पर सी बचेगा फर्स्ट रो में। इसी तरीके से जब सेकंड रो में से बी कॉमन लेंगे तो बी प्लस 1 बाई बी, और यहाँ पर बी कॉमन लेने पर यहाँ सी बचेगा, यहाँ पर बी कॉमन लेने पर ए बचेगा। थर्ड रो में से आपने सी कॉमन लेंगे तो सी कॉमन लेने पर ए, सी कॉमन लेने पर बी, सी कॉमन लेने पर सी प्लस 1 बाई सी आएगा। तो ये आपका हो गया स्टेप, ठीक है। अब ए बी सी कॉमन ले चुके हैं हम, अब आप देखोगे ए और ए में से आप माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम, तो हमने फिर से हमारे पास R2 को चेंज करा R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करा R3 माइनस R1 यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमने R2 और R3 को चेंज करा, R1 को एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर R2 माइनस R1 करेंगे तो A माइनस, यहाँ से करेंगे तो A माइनस से 0 और माइनस का 1 बाई ए आएगा, ये लिख लिया। इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बाई बी बचेगा, और C माइनस सी करेंगे तो 0 आएगा, तो एटलीस्ट 0 मिल गई हमें। अब R3 माइनस R1 कर लेते हैं,
तो a माइनस इसमें से करेंगे तो यहाँ भी -1/a ही आएगा, फिर b माइनस बी करने पर 0 आएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1/c रिमेनिंग बचेगा। इसमें और 0 हमें नहीं मिल पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब हमने जो रो में से कॉमन लिए थे, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उन्हीं को वापस। अब हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 1/a जो है ये 1 बन जाएगा और ये a² आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगे अब। ठीक, तो हमने कॉलम 1 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करा किससे, a से, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करा b से, और कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करा c से। मल्टीप्लाई करा है तो उन्हीं से यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया a b c से, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कॉलम 1 में a से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा आपके पास, a² + 1। यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ भी -1। कॉलम 2 में b से मल्टीप्लाई करा तो b², यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। कॉलम 3 में c से मल्टीप्लाई करा तो c², 0 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक, abc से abc कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये आपके पास बच गया। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं दो जीरोस को। ठीक, यहाँ पर आप 0 अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाएंगे तो ये वाली 0 खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक 0 का लॉस होना है, तो इससे अच्छा ये है कि और 0 हम नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर दो 0 हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं से ही एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो a² + 1 फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर दिया, तो a² + 1 इंटू एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम डिलीट करके 1 0 0 1 आ गया। फिर -b² इंटू रो कॉलम डिलीट करके -1 0 -1 1 यहाँ पर आ गया। फिर c² इंटू इसी के अलोंग रो कॉलम डिलीट कर दिया तो -1 1 -1 0 आ गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लिया, 1 - 0 1 आएगा, और 1 इंटू a² + 1 ये बच जाएगा 1 + a²। यहाँ पर करेंगे तो ये -1 माइनस माइनस +1 बन जाएगा तो b² आएगा। यहाँ पे 0 इंटू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो ये c² आ जाएगा। तो आपके पास बन गया 1 + a² + b² + c²। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से MCQ है ये। लेट A बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन KA इज इक्वल टू। अब यहाँ आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको याद आएगी कि जब K टाइम्स A करते हैं मैट्रिक्स में, तो उसकी मैट्रिक्स की सभी रो में या सभी एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे ट्वाइस ऑफ A करा हमने, तो इट मीन सभी एलिमेंट्स में 2 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में एक पर्टिकुलर रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स दिए है हमें A, और फिर उसका K टाइम्स करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स मान ली A11 A12 A13 करके, ये मैट्रिक्स हो गई। अब K टाइम्स A करा, K टाइम्स A करने का मतलब है इसके सभी एलिमेंट में हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब है हमने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में वो वर्टिकल बार्स लगा दिए, तो अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप देखोगे R1 में से भी K कॉमन आ सकता है, R2 में से भी K कॉमन आ सकता है, R3 में से भी K कॉमन आ सकता है। इट मीन्स ये क्या बन गया, K³, और जो बचेगा ये आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। यही डिटर्मिनेंट ऑफ A बचा है आपके पास। तो KA की जो वैल्यू आएगी वो K³ डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा। ठीक है, तो C आपका आंसर होगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट बन रहा है। ठीक है, टाइपिंग एरर। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
इनमें से सही स्टेटमेंट देखना है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है क्या? डिटर्मिनेंट एक वैल्यू रहती है, नंबर रहता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सही है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है ओनली, तो मैट्रिक्स यहाँ पर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है ना? जबकि डेफिनेशन में वो हमेशा डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो जो स्क्वायर हो। तो ये प्रॉपर एप्रोप्रिएट है यहाँ पर वर्ड, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एक नंबर एसोसिएट होता है मैट्रिक्स के साथ, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं यहाँ पर। और किसके? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये यहाँ पर कीवर्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया सी। ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।